हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला, जो कीर्ति किसान यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जन चेहरों में से एक हैं जो लगातार पंजाब के किसान आंदोलन में लगातार इनकी सेक्रेटरी है। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए राजेंद्र जी। हाँ, शुक्रिया। ब्रीफ में इस आंदोलन की हिस्ट्री कैसे कैसे स्टार्ट हुई और ये पिछले 2-3 महीनों से किस किस मुद्दों पे, और ये 30-32 किसान संगठन किस तरह से एक आए। तो 4 जून को 3 ऑर्डिनेंस के रूप में सरकार इसको लेकर आई है। तो हमने जब ये ऑर्डिनेंस की बात चल रही तो मई से ही इसके ख़िलाफ़ जो हमने वो तैयारी शुरू कर दी थी अपने आंदोलन की। तो जून में हमने शुरू किया, हमने पैम्फलेट निकाले, गांव में नुक्कड़ मीटिंगें की, रैलीज़ की, मशाल जुलूस निकाले, ढोल मार्च किए, और हमने 27 जुलाई को बड़े ट्रैक्टर मार्च जो हैं वो जो अकाली और भाजपा नेता हैं उनके घरों की ओर किए, क्योंकि दोनों जो केंद्र में इनकी सत्ता थी तो ये लॉज लेकर आए थे। तो जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया तो उसके बाद उन्होंने अपनी हमायत वापस ले ली। उसके बाद हम लगातार बीजेपी का घेराव करते रहे, और 25 सितंबर को जब पंजाब बंद हुआ तो उसके बाद एक बड़ा आंदोलन एक बन गया, और उसका इम्पैक्ट जो था पूरे देश में बढ़ना शुरू हो गया। हरियाणा के लोग भी चल पड़े। तो अब इस आंदोलन का जब से दिल्ली आए हैं तो हरियाणा, राजस्थान, यूपी सभी देशों स्टेट्स में ये आंदोलन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ये 30-31 जो संगठन एक साथ आए, उसके साथ आने की क्या प्रक्रिया रही? वो हम जब मंदसौर में घटना हुई थी जो किसानों की वहाँ पर गिलिंग हुई, तो उसके ख़िलाफ़ एक ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी। तो पंजाब की 10 ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे हम पंजाब चैप्टर बोलते थे, AIKSCC का। तो उन 10 ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हमने जब पंजाब बंद की कॉल दी 25 सितंबर को, तो उसके बाद जो दूसरे और किसान संगठन थे वो इस पर क्या कर रहे थे कि वो भी इस पर एजिटेशन कर रहे थे। तो हमने उनसे कोऑर्डिनेशन किया कि आप सभी इसका सपोर्ट कीजिए, और उन सभी ने 25 के बंद का सपोर्ट किया। और ये पहली बार हुआ पंजाब के इतिहास में कि पंजाब की सभी किसान ऑर्गेनाइजेशन वो एक मंच पर आ गई। तो ये 18 सितंबर को मोगा में एक 30 ऑर्गेनाइजेशन का जो जॉइंट फोरम बन गया, और उसके बाद लगातार हम इकट्ठे चल रहे हैं। कीर्ति किसान यूनियन जिससे आप जुड़े रहे हैं, आप उसके संघर्षों की आप अगर हमारे दर्शकों के लिए एक हिस्ट्री बता सकें। तो देखो, आज तो हम 3 लॉज के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, लेकिन हम छोटे और दरमियाने किसानों का संगठन है, जो गरीब किसान है उनका संगठन है। तो हम छोटी किसानी को बचाने के लिए लगातार यत्न करते रहे, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम एक तो दूसरा हम हर तरह की जो सांप्रदायिकता है, चाहे वो सिख राष्ट्र की बात हो, हिंदू राष्ट्र की बात हो, तो सभी के ख़िलाफ़ हम लड़ते रहे हैं, और हमारे लोगों ने सेक्रीफाइस भी किया है। तो हमारा संगठन लगातार संघर्ष के मैदान में रहता है। जब किसान संगठनों ने बस केवल किसानी का मुद्दा छोड़ के बाकी भी जो बेहतर प्रोग्रेसिव आम आंदोलन है, मानवाधिकार दिवस पे जो खराब केसों में फंसाए गए मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, भीमा कोरेगांव केस में फंसाए गए बुद्धिजीवी हैं, उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई, तो सरकार ने इसको पहले तो खालिस्तानी और बाद में नक्सली माओवादियों का एक फ्रंट घोषित करने की कोशिश की। इन सब बातों पे कीर्ति किसान यूनियन क्या कहना चाहता है? देखिए, हम मानते हैं कि जो मानवाधिकार का मामला है अहम और बड़ा मामला है, लेकिन ये जो 3 लॉज की स्ट्रगल है, 3 लॉज के ख़िलाफ़, ये अब सिर्फ लॉज की स्ट्रगल नहीं रहेगी। ये एक जो फासिस्ट ड्राइव थी मोदी गवर्नमेंट की, उसके ख़िलाफ़ अब स्ट्रगल बन गई है। क्योंकि 7 साल में उन्होंने कभी भी उन्हें पीछे नहीं हटे। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया, लोग लाइनों में खड़ के मर गए, वो पीछे नहीं हटे। GST किया, पीछे नहीं हटे। कश्मीर के उन्होंने 3 टोटे कर दिए, स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी अपोजिशन हुई, वो पीछे नहीं हटे। और उन्होंने जो माइनॉरिटीज़ है उनको लगातार वो क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गौ रक्षा के नाम पर दलित्स और जो मुस्लिम्स हैं उनकी लगातार किलिंग हुई इस देश में। इस पर बहुत सारी आवाज़ें उठी, हम भी उठाते रहे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। जब फर्स्ट टाइम है उनको पीछे हटना पड़ रहा है।
उनको मानना पड़ रहा है कि कानून गलत है, हम इसमें संशोधन करने को तैयार हैं, लेकिन हम इसको रद्द कराने की डिमांड पर हैं। हम नहीं चाहते कि भी किसी तरह इस जो एजिटेशन का जो फोकस है वो शिफ्ट हो, हम सिर्फ इसी पर फोकस करना चाहते हैं। अगर ये स्ट्रगल सक्सेसफुल हो जाती है, 3 लॉज रिपील हो जाते हैं, तो एक डेमोक्रेटिक स्पेस जो हमसे छीन ली गई है वो हम उसको रिक्लेम करेंगे। तो जो मानवाधिकार के कार्य करता है, जो मानवाधिकार की बात करते हैं, जो मानवाधिकार हैं हमारे, उनकी भी इससे साथ ही रक्षा होगी। इसलिए हम किसी और मुद्दे पर नहीं जाना चाहते, सिर्फ इसी पर फोकस करना चाहते हैं। इसी दरम्यान ये भी हुआ है कि सरकार ने किसानी कानून के साथ साथ 3-4 लेबर कोड भी लाए हैं जो उतने ही ज़्यादा दमनकारी और षड्यंत्रपूर्वक है। किसानी में भी मजदूरी का खेतिहर मजदूरों का एक बड़ा मुद्दा है, तो आप वो खेतिहर मजदूरों के सवाल को अपने आंदोलन के साथ क्या जोड़ के, आपके कोई स्पेस या चार्टर ऑफ डिमांड में उसकी कोई जगह है? नहीं, हम इसको उसकी अपोजिशन करते हैं। हम जो मोदी सरकार ने 7 साल में जो भी किया है, चाहे वो मजदूरों के ख़िलाफ़ किया है, किसानों के ख़िलाफ़ किया है, छोटे और दरमियाने किसान के ख़िलाफ़ किया है, सभी की दुकानदार के ख़िलाफ़ किया, सभी की अपोजिशन करते हैं। और ये जो स्ट्रगल है, हम ये मानते हैं कि ये जो 3 लॉज हैं, ये तीसरे कत्ल कांड की साजिश है। ये कत्ल है किसान का, मजदूर का और ग्राहक का। देख लीजिए, मैं इसके साथ आपके साथ 2 वो फैक्ट वो साझे करने चाहूँगा। जो इकोनॉमिक सर्वे है 2019-20 का पंजाब का, उसमें यह है कि जो 36.5 लाख फैमिलीज़ हैं, जो पंजाब में 1,39,00,000 और 95,000 लोग बनते हैं, जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है बनता है पंजाब का, वो पीडीएस पर निर्भर है। वो सस्ते जो राशन मिलता है उनका डिपू से, उस पर निर्भर है। अगर सरकार एमएसपी पर सरकार का किसान का अनाज नहीं खरीदेगी तो वो पीडीएस के तहत लोगों को, जो गरीब जनता है, उसको अनाज भी नहीं देगी। क्योंकि जब एफसीआई बनाई गई तो एफसीआई के 3 उद्देश्य उन्होंने तय किए। पहला तो किसानों का जो अनाज है उसको कम से कम समर्थन रेट पर उसको ख़रीदना था। दूसरा का जो ज़रूरतमंद लोग थे, वो जो नहीं खरीद सकते थे अनाज अपने खाने के लिए, उनको सस्ते रेट पर प्रोवाइड कराना था। और तीसरा था कि इतना वो स्टोर कर लेना था अनाज को कि अगर कल को कोई महंगाई की स्थिति बन जाए तो कोई ब्लैक मार्केटिंग अगर करे तो सरकार के पास इतना स्टोर हो कि वो उसको मार्केट में ले आए और उसकी जो प्राइसेस हैं वो लेवल हो जाएं। तो ये 3 उद्देश्य मीठे गए, तय किए गए। और शांता कुमारन जो इनके बीजेपी के लीडर रहे, हिमाचल के सीएम भी रहे, उनकी जो रिपोर्ट थी कि इसको अनबंडलिंग कर दिया जाए, एफसीआई को ख़त्म कर देना चाहिए। तो सरकार सिर्फ जो अनाज कि वो जो है उसको नहीं खरीदना वो बंद करेगी। वो दूसरी तरफ से जो पीडीएस है, एक तरफ देखिए कि 11 तरह की स्कीम्स चल रही हैं लोगों को सस्ता राशन प्रोवाइड कराने की, और उसके तहत अगर वो कहते हैं कि आप उनको कैश डालेंगे, उनके जो हो गए बैंक अकाउंट्स हो गए, तो सरकार क्या धीरे धीरे उससे भी पीछे वो हटेगी। इसमें 2 और चीज़ें हैं। दूसरा फैक्टर मैं आपसे साझा करूँगा कि 67% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन द पीडीएस। ये इतनी बड़ी आबादी, उसको भूखा मारने की साजिश है। तो एक तो ये जो गरीब लोग हैं उनका ये उन पर इम्पेक्ट पड़ेगा। दूसरा है कि पंजाब में 4016 जो हैं वो ग्रेन मार्केट्स हैं, जहाँ पर धान और गेहूँ की खरीद होती है। तो एक उस ग्रेन मार्केट में एवरेज 100 मजदूर काम करते हैं। 4.5 लाख मजदूर गेहूं के सीज़न में और 4.5 लाख मजदूर ही धान के सीज़न में काम करता है। अब उसकी जगह क्या कि वो हाईटेक सीलो लाने जा रहे हैं। पंजाब में 400 लाख मीट्रिक टन अनाज की प्रोडक्शन होती है और एक हाईटेक सीलो जो है वो 2 लाख मीट्रिक टन अनाज वो स्टोर कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 200 स्टोर पूरे देश का अनाज, पूरे पंजाब का अनाज स्टोर कर सकते हैं। तो 4016 अनाज मंडी की जगह अगर 200 मंडीज़ बनेंगी तो 4.5 लाख मजदूरों का रोज़गार वो जाएगा। इसी तरह जो मार्केट कमेटीज़ हैं पंजाब में, उसमें कई हज़ारों एम्प्लॉइज़ हैं, वो मार्केट कमेटीज़ नहीं रहेंगी। जो खरीद एजेंसियाँ वो नहीं रहेंगी। अब जो 43,000 पंजाब में कमीशन एजेंट हैं, 43,000 ही उनके वो क्लर्क हैं, मुनीम हैं, इतने ही उनके पास वो हैं जो काम करते हैं, सफाई करते हैं, पानी पिलाते हैं। वो 43,000 लोगों का उनका जो वो रोज़गार चला जाएगा। तो
ये नहीं है कि मज़दूरों को काम नहीं जाएगा। मज़दूरों पर जो पंजाब का रूरल एरिया है जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी है कि आप देख लीजिए कि जो मनरेगा है सिर्फ पंजाब में एवरेज 25 और 27 दिन काम करता है, 100 दिन भी काम नहीं करता। और उनका साल के अब 2 महीने, 1 महीना धान के सीज़न में, 1 महीना गेहूं के सीज़न में उनको काम मिलता है। गेहूं के सीज़न में तो उनका वो जो सारे साल का वो खाने का अनाज है वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो देश में एक तो पीडीएस बंद होगा, एक वो जो अनाज मंडी बंद होगी, तो इससे एक तरह की भूखमरी है वो जो बढ़ेगी। तो ये मज़दूरों का मामला भी है। तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उससे जो बड़े फार्म बनेंगे उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होगी। अगर किसान मज़दूर बन जाएगा तो मज़दूर कहाँ काम करेगा? मज़दूर भी काम नहीं कर पाएगा, वो किसान को भी काम नहीं मिलेगा। और जहाँ जहाँ भी दुनिया में जो कॉर्पोरेट खेती मॉडल आया वहाँ पर झोंपड़पट्टी बढ़ी है। अमेरिका में क्या है कि जो पीजेंट्स हैं वो कम हैं प्रिजनर से, कैदियों से कम है पीजेंट्स वहाँ पर। और अगर ये हम पंजाब पर इसको लागू करके देखें तो पंजाब में 10,96,000 परिवारों के पास लैंड होल्डिंग है पंजाब में। 2019 का लैंड रेवेन्यू का जो वो स्टैटिस्टिक्स है वो बताता है। तो इससे क्या है कि पंजाब में जेलों में 24,000 लोग बंद हैं। अगर अमेरिका की तर्ज पर देखें कि कैदियों से कम हो जाएंगे किसान, तो 11.25 लाख लोगों की ज़मीन चली जाएगी। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि 2.31% जो पंजाब में ज़मीन है वो दलित्स के पास है, तो दलित्स की ज़मीन की भी जाएगी। और 1,65,000 जो पंचायत की ज़मीन है जिस पर ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी वाले साथी स्ट्रगल करते हैं, तो उसका 1/3 है जो 55,000 एकड़ से ऊपर जो दलित कम्युनिटी का बनता है वो ज़मीन भी चली जाएगी। तो इसमें जितना बड़ा नुकसान किसानों का होगा उतना बड़ा नुकसान तो नहीं होगा दलित्स का, मज़दूरों का, लेकिन उनका भी बड़ा नुकसान होगा। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम जॉइंट फ्रंट पे भी बात उठाते रहे हैं कि इसमें जो मज़दूरों के संगठन हैं उनको भी साथ लाना चाहिए। हम लाने की कोशिश भी करेंगी, क्योंकि बीजेपी ये प्रचार करने की कोशिश करेगी कि अगर किसान की ज़मीन जाएगी तो तभी मज़दूर को, दलित को मिलेगी। लेकिन उन्होंने तो किसान से ज़मीन छीन कर कारपोरेट को देनी है ना। ये तो कब दलितों के हितैषी हो गए। ये तो आप जानते हैं कि मनुस्मृति को इस देश में लागू करना चाहते हैं। तो ये किसी भी तरह इस आंदोलन को वो फूट डालने के लिए ये कोशिश वो करते हैं। लेकिन पंजाब के जो दलित्स हैं, जो छोटा दुकानदार है, वो ये बात समझते हैं कि ये लॉज जो हैं वे ये सभी को, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अगली बात जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं वो जो ज़रूरी वस्तुओं में संशोधन किया है उन्होंने। अब सरकार ने बोल दिया कि अगर युद्ध की स्थिति होगी, अगर कोई काल की स्थिति, सूखे की स्थिति होगी, काल पड़ जाएगा, और जहाँ अगर एक जो महंगाई में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी जिसको वो असाधारण बढ़ोतरी मानते हैं। असाधारण बढ़ोतरी किसको मानते हैं कि जो पेरिशेबल गुड्स है उनकी प्राइस राइज अगर 100% होगी, नॉन पेरिशेबल की 50% होगी। अगर आज प्याज की कीमत 80 रुपये है पर केजी है, पर 1 kg है, अगर वो 160 होगी वो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज मानते हैं, 159 को नहीं मानते। तो ये कानून किसके खिलाफ है? ये तो सभी उन लोगों के खिलाफ है जो रोटी खाते, तो रोटी तो सभी लोग खाते हैं। अब इस लॉज की जो पॉलिटिक्स है इसको आप समझिए। अब इकोनॉमिक क्राइसिस है पूरी दुनिया में, तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं वो फेल हो रहे हैं। अब सरकार कॉरपोरेट को रोटी का बिजनेस देने जा रही है। मैं नई गाड़ी लेना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पुरानी गाड़ी से चला लूँगा, टैक्सी बस में सफ़र करूँगा, ट्रेन में सफ़र करूँगा। नया घर मैं लेना चाहता हूँ, पुराना घर मैं नहीं लूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं रोटी के बिना गुजारा नहीं कर सकता, रोटी तो मैं खाऊँगा। और अगर रोटी का बिजनेस कॉरपोरेट करेगा तो उनका तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही। इसलिए अब ये रोटी का बिजनेस वो करने जा रहे हैं, तो ये सभी लोगों के खिलाफ है। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं कि ये 3 लॉज आर ए ट्रिपल मर्डर कॉन्स्पिरेसी। तो इन 3 लॉज के खिलाफ सभी देश के लोगों को, चाहे वो मजदूर है, किसान है, छोटा व्यापारी है, सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि सभी लोगों की लड़ाई है, किसान संगठन अगुवाई कर रहे हैं।
सभी लोगों की लड़ाई किसान संगठन लड़ रहे हैं। हम इस बात को कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ किसानों के खिलाफ है, लेकिन हमारा संगठन बहुत अच्छी तरह ही जानता है। हमने इस पर हमारे कुछ आर्टिकल भी पंजाबी के जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे जाएगी, मजदूरों को कैसे प्रभावित करेगा। तो हम चाहते हैं कि सभी लोगों को इस आंदोलन की सपोर्ट में आना चाहिए। दूसरा जो एक फासिस्ट ड्राइव है जिसके तहत वो अब देख लीजिए कि वो एक जो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जैसे माइनॉरिटीज़ को, दल्स को, नेशनैलिटीज़ को, सभी लोगों को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आंदोलन की जीत के साथ उनकी फासिस्ट ड्राइव को भी विराम लगेगा और ये भी समाज के सभी लोगों के पक्ष में है जिनको आरएसएस बीजेपी दबाना चाहती है। इसलिए हम इस तरह भी चाहेंगे कि सभी लोग इस आंदोलन की सपोर्ट करें। इस आंदोलन की जो सफलता होगी वो सभी जो इस देश के दबे कुचले लोग हैं सभी के पक्ष में जाएगी ये बात। बहुत दिनों बाद कोई एक ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसमें कॉर्पोरेट सीधे सीधे निशाने पे है। हाँ। जो पूरा पूंजीवादी ताना बाना है उसको भी क्वेश्चन लोग कर रहे हैं। नौ उदारवाद की जो नीतियाँ हैं उसमें जो बर्बादी लाई है उस पर भी एक सवाल खड़ा हुआ है। तो क्या ये आंदोलन को आप एक पहले के आंदोलन से एक ये डिफरेंस है और इसमें आप क्या पॉजिटिव देखते हैं? हाँ, ये आपने इम्पॉर्टेंट बात की, पॉजिटिव है ये आंदोलन। इसमें देखिए दो तरह की बड़ी कमाल की बात हुई। बीजेपी, कॉरपोरेट और आरएसएस, ये दो पिलर है जहाँ पर वो स्टैंड करती है। आरएसएस की पॉलिटिक्स कैसे मारी गई? जो पंजाब वर्सेस हरियाणा की पॉलिटिक्स करते थे, जो हिंदू, सिख, मुसलमान, सिख ये पॉलिटिक्स करते थे, इस आंदोलन में सभी लोग आ गए। पंजाब के लोग, हरियाणा के, हिमाचल के, बिहार के सभी लोग आ गए। तो एक जो उनकी सांप्रदायिकता की पॉलिटिक्स थी वो तो गई, उसको हिट किया। हम मानते हैं कि जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स लेकर आई अंग्रेज, उसके बाद भाईचारे के बहुत सारे एग्जाम्पल होंगी हमारी हिस्ट्री में, लेकिन इतना व्यापक एग्जाम्पल नहीं होगा, इतना बड़ा कि जब डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स को लोगों ने पीछे छोड़ दिया और आगे आए। अब जो लोग जहाँ पर आए हैं, है ना, जो देखते हैं कि हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोग अच्छे हैं, अब कोई पंजाब वर्सेस हरियाणा की पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग हमारी हमायत कर रहे हैं। सिखों को, सभी लोगों को ना तो हिंदू बुरे हैं ना मुसलमान बुरे हैं, ठीक है। अगर मजदूर संगठन भी आ रहे हैं बोलते हैं तो अब उनको भी लगेगा, हम भी बोलते हैं कि जैसे मजदूर आपकी हमायत कर रहे हैं, आपको भी कल इनकी स्ट्रगल आपको भी हमायत करनी चाहिए। तो वो एक सेक्शन में तो बात चलेगी ना। तो जो एक हम बोलते हैं कि सोसाइटी के डेमोक्रेटाइजेशन के लिए एक जो जमहूरी समाज होना चाहिए उसकी तरफ तो बात जा रही, अच्छी बात है। दूसरा, कॉरपोरेट जिस तरह निशाने पर आया है, आज जियो वालों ने दूसरी कंपनी की शिकायत की है कि हम वो पोर्ट करा रहे हैं हमारे नंबर, तो ये भी है, ये दो पॉजिटिव बातें। तो अब सिर्फ ये आंदोलन समाप्त हो, कानून समाप्त हो जाएंगे, ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसने जो बीज खिला रहे हैं समाज में, जो एक सांप्रदायिकता के खिलाफ, कॉरपोरेट के खिलाफ, उसके नतीजे आने वाले दिनों में और बढ़िया निकलेंगे। अंतिम क्वेश्चन ये है कि आगे क्या देखते हैं? 5 दौर की वार्ता फेल हो चुकी है, वो अपनी बातों पे अड़े रहे हैं, लगातार आंदोलन को ब्लेम कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, खालिस्तानी, माओवादी, नक्सली और बहुत तरह की चीज़ों का। तो आप आगे का रास्ता आप क्या देखते हैं? देखिए, उनके जो सभी षड्यंत्र फेल हो रहे हैं एक के बाद एक। उन्होंने पहले पंजाब में थे तो बोलते थे अपोजिशन पार्टीज़ ने ये आंदोलन खड़ा किया है, वो बात गलत हुई उनकी, लोगों ने नहीं माना। किसान संगठन है वो, पंजाब के लोग इस पर लड़ रहे हैं। पंजाब के तो सभी लोग एक तरफ हो गए, चाहे कोई भी हो, एक तरफ हो गए, सभी इस आंदोलन के साथ आ गए। हरियाणा अब एक तरफ हो गया। उन्होंने खालिस्तानी बोला, इसमें तो हरियाणा का किसान भी है, हिंदू किसान है, मुसलमान किसान है, तो सभी है। उन्होंने माओवादी बोला, तो इसमें तो सिख भी हैं, केसरी झंडे वाले भी हैं, लाल झंडे वाले भी हैं, हरे झंडे वाले, सभी लोग हैं। तो उनकी सभी बातें ये एक के बाद एक उनके IT सेल की वो फेल हो रही है। आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और हम जीत की तरफ जा रहे हैं। टेबल टॉक पर भी हमने सरकार को बुरी तरह हराया है और अब देखते हैं, ये हमारे सब्र का इम्तिहान है। मोर्चे में डटे रहेंगे, लड़ाई थोड़ी लंबी है लेकिन जीत कर जाएंगे। धन्यवाद आपको।